नाउ इन मेथड ऑफ सेक्शंस हम करते क्या हैं, देखो मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या है कि हम जॉइंट बाय जॉइंट प्रोसीड करते हैं और सारे जॉइंट्स में सारे जॉइंट्स की मदद से हम सारे मेंबर से फोर्स निकालते हैं। अब मान लो कि मेथड ऑफ जॉइंट्स की अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। पहला मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ अ वेरी इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, हर जॉइंट को सॉल्व करते चलो एक एक करके, एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। तो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि किसी एक जॉइंट में अगर आपकी गलती हो गई, सो दैट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द एंटायर प्रॉब्लम। तो आपका किसी एक जॉइंट पे अगर एक मेंबर में फोर्स की वैल्यू गलत आ गई तो वो अगले के लिए कहीं ना कहीं यूज होगा एज एन इनपुट वैल्यू, और जहां वो यूज होगा वहां वो फिर से उसके आगे के सारे वैल्यूज वो गलत देना शुरू कर देगा। ठीक। अब आप एक रेलवे का ब्रिज देखो। रेलवे का ब्रिज जैसे इतना बड़ा ट्रस है, लेट अस अज्यूम दैट देर आर 100 ट्रायंगल्स इन इट। अब 100 ट्रायंगल्स का एक ब्रिज है, एंड सडनली वन फाइन डे यू फाइंड दैट ये मेंबर जो है, ये वाला ये वाला मेंबर जो है कुछ हिल डुल ज़्यादा रहा है, या इसमें बेंडिंग ज़्यादा आ रही है। बेंडिंग ज़्यादा आ रही है इसका मतलब फिर आप ये अनुमान लगाओगे कि इसमें कहीं से ज़रूरत जितनी थी उससे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। देन व्हाट यू डू, इफ़ यू सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स, आप ये जॉइंट सॉल्व करोगे, फिर ये जॉइंट सॉल्व करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, तब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो आपने 4 जॉइंट ऐसे सॉल्व किए जिनका योगदान प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, लेकिन वो अगर नहीं सॉल्व करते तो पांचवा जॉइंट जो जिस मेंबर पे हम फोर्स की वैल्यू चाह रहे थे वो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ट्रसेस बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक मेंबर में अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है और अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट से ही चलें तो दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, लंबा, बड़ा और एरर प्रोन। दूसरा तरीका होता है मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शन इज अ मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट forces in specific members. You can find out forces in specific members without actually knowing the forces in the associated or adjoining members. ठीक है, बगैर अड़ोसी पड़ोसी के जॉइंट सॉल्व किए और बगैर उनके मेंबर्स में फोर्स को जाने हुए आप सीधे सीधे उस स्पेसिफिक मेंबर में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दैट इज डन बाय मेथड ऑफ सेक्शंस। सो the advantage of method of sections is in real life applications we do not actually want to know the forces in all the members. We want to know the forces in some specific member so that our purpose is solved. क्योंकि हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो किसी पर्पस के लिए करते हैं, हमारा पर्पस पूरा हो जाता है। तो मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला ये है कि वी नीड टू ड्रॉ सेक्शन लाइन। we need to draw a section line. अब सेक्शन लाइन हमें ड्रॉ करना है। दूसरा रूल क्या है, द सेक्शन लाइन should not intersect more than 3 members. The section line should not intersect more than 3 members. And the third one is the section line should divide। अब डिवाइड का मतलब है नॉट इक्वली। कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वली हो। डिवाइड का मतलब आप हमेशा आधा मत समझिए। शुड डिवाइड द ट्रस इन 2 पार्ट्स। माने सेक्शन लाइन आपको ऐसा बनाना है कि ट्रस 2 हिस्सों में टूट जाए। और चौथा ये है चॉपिंग ऑफ
a portion of a truss is not permitted. ठीक है, so you need to remember these 4 things while we draw the section line. अब we need to draw a section line. अब section line की characteristic क्या है? It should pass through the members in which force is desired. मैंने जिसमें आपको फोर्स की वैल्यूज चाहिए उनसे पास जरूर करना चाहिए. तो अब आ जाओ कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमको इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो अब सेक्शन लाइन कैसे बनेगा? हम सेक्शन लाइन ऐसे बनाएंगे. दिस इज योर सेक्शन लाइन. इट इज कटिंग. अब बाकी कंडीशंस को देखें. पहला, इट शुड पास थ्रू द मेंबर्स इन विच फोर्स इज डिजायर्ड. तो जिस मेंबर में हमें फोर्स चाहिए उससे पास कर रहा है. उसके अलावा 1-2 मेंबर से और पास कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी कभी वो फायदे का सौदा है, कभी कभी नुकसान का सौदा है, लेकिन उस मेंबर से जरूर पास कर रहा है जिससे ये फोर्स इज डिजायर्ड. The section line should not intersect more than 3 members. So if you look at, this is the first member, this is the second member, this is the third member. It is not intersecting more than 3 members. The section line should divide not equally the truss in 2 parts. तो ट्रस को ये 2 हिस्सों में तोड़ दिया. देखो, एक आपका बायां हिस्सा ये है और एक आपका ये दायां हिस्सा है. ठीक है, तो ये आपका जो है बायां हिस्सा हो गया और ये आपका दायां हिस्सा. ठीक. चॉपिंग ऑफ ऑफ अ पोर्शन ऑफ ट्रस इज नॉट परमिटेड. अब चॉपिंग ऑफ का मतलब क्या है कि मान लो आपसे ये कहा गया कि इस मेंबर में फोर्स बताओ. तो अगर इस मेंबर में फोर्स बताओ तो यू दिस इज नॉट अ सेक्शन लाइन. दिस इज नॉट अ सेक्शन लाइन. व्हाई? बिकॉज दिस इज फर्स्ट, इट इज नॉट डिवाइडिंग द ट्रस इनटू 2 पार्ट्स. ये तो एक टुकड़ा कुतर दिया आपने. ठीक है, लेकिन पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट इज पासिंग थ्रू द मेंबर इन विच फोर्सेस इज डिजायर्ड. दूसरे वाले को भी जस्टिफाई कर रहा है कि इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग मोर देन 3 मेंबर्स. बट तीसरे और चौथे पोर्शन को चूंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये जो सेक्शन लाइन है ये एक वैध सेक्शन लाइन नहीं मानी जाएगी. तो अगर आपको इस मेंबर में निकालना है और सेक्शन मेथड ऑफ सेक्शंस के थ्रू निकालना है तो आपका सेक्शन लाइन ये होगा. इट इज इंटरसेक्टिंग. अब देखो, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है. एक छोटा है, एक बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल 4 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ लाइन टू बी डेजिग्नेटेड एज अ सेक्शन लाइन. और जब आप सेक्शन लाइन बना दोगे तभी आप मेथड ऑफ सेक्शंस में उस प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ सकते हो. सो मेथड ऑफ सेक्शंस में हमारा पहला क्या है? पहले तो हमें ये देखना है कि हमें किस मेंबर में फोर्स पूछा गया है. ठीक है, हमारा सेक्शन लाइन कैसा बने, किस तरह से बने ताकि उस मेंबर से वो पास भी करे. ठीक है, और इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ आगे बढ़े. सो इफ दीज कंडीशंस आर fully followed, then only we say that this is a proper section line and we can go ahead with the problem. Now how to see the problem, that we'll see now. Now let us take a problem in trusses where the forces have to be found out with the help of section lines. अब इसमें the question is determine the forces in CD, FD and FG. ये 3 मेंबर्स हैं जिनमें फोर्स की वैल्यू आपको चाहिए. ठीक है, इत्तेफाक से आप एक ऐसा सेक्शन लाइन बना सकते हो जो कि इन तीनों मेंबर्स को एक ही लाइन ऐसी बनेगी जो काट देगी. मान लो ये एफ जी की जगह अगर एच ई दिया होता कि आपको एच ई में चाहिए, तो आपको 2 बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता. एक सेक्शन लाइन सी डी और एफ डी के लिए, एक सेक्शन लाइन अलग से आपको एच जी के लिए सॉल्व करना, मैंने एच ई के लिए बनाना पड़ता. तो ये प्रॉब्लम 2 इटरेशन में सॉल्व होता. So in this problem you can see that
You need to find out forces in CD, FD and FG. सारे members 2 meters length के हैं. First job is to determine the reactions if it is a simply supported truss. Truss दो ही तरह के मिलते हैं आपको. Either it is a simply supported truss or it is a cantilever truss. You generally do not see overhanging trusses क्योंकि overhanging trusses unstable trusses होते हैं. This is the reason why overhanging trusses are not manufactured. So either they are simply supported or they are cantilever trusses. ठीक है. So if you look at the diagram, जो red वाले ink से लिखा गया है वो उसके reactions हैं. तो आर ए डैश ऑब्वियसली 60 होगा, आर ए प्लस आर बी 110, 50, 40, 20. इफ यू टेक मोमेंट अबाउट ए, ऑल मेंबर्स आर ऑफ 2 मीटर्स लेंथ. सो 60 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये हाइट. सो दिस इज 2 sin 60 प्लस 40 into 2. 40 is at a distance of 2 meters, 50 is at a distance of 4 meters. और 20 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले ये 2, उसके बाद 2 cos 60. ठीक है. cos 60 क्यों है? क्योंकि अगर हर मेंबर 2-2 मीटर लेंथ का है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव फाउंड आउट द रिएक्शंस. योर वन पार्ट इज डन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन्वॉल्व्स दैट यू नीड टू ड्रॉ द सेक्शन लाइन. सी डी, एफ डी और एफ जी में आपको फोर्सेस की वैल्यू चाहिए. सो यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द सेक्शन लाइन. तो सेक्शन लाइन का क्या है? इट शुड इंटरसेक्ट द मेंबर्स इन विच फोर्सेस इज desired. So we are drawing this section line like this. Now this is your section line which is intersecting CD, FD and FG. अब ये ट्रस दो हिस्सों में टूट गया. सेक्शन लाइन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए थे सारों को फॉलो कर रहा है. सो दिस इज नाउ अ वैलिड सेक्शन लाइन. अब आपको करना क्या है कि आपको देखना है ट्रस के अब ये दो हिस्से हैं. एक इसका बायां हिस्सा है ट्रस का, एक दायां हिस्सा. यू हैव टू टेक एनी वन इनटू कंसिडरेशन. कोई भी एक हिस्सा ट्रस का आप ले लीजिए. सो अगर आप कोई भी एक हिस्सा ट्रस का लेते हैं तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी टेक द लेफ्ट वन. द सेम प्रॉब्लम इफ यू टेक द राइट हैंड पोर्शन ऑफ द ट्रस यू विल गेट द सेम वैल्यूज. जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट लेंगे तो आंसर अलग आएगा, राइट लेंगे तो आंसर अलग आएगा. कोई भी आप पार्ट ले ले, ये आंसर्स वही आएंगे. ठीक है. तो दिस प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग द लेफ्ट पोर्शन. यू सॉल्व द राइट पोर्शन एंड वेरीफाई वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स और नॉट. ठीक है. तो जब हमने लेफ्ट पोर्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपको करना क्या है कि यू नीड टू इरेज द राइट पोर्शन. तो अमूमन आपके पास इरेज की फैसिलिटी नहीं होती तो आप इसे ये करते हो कि रीड्रॉ करते हो. तो हम इसे हम इसे रीड्रॉ करेंगे. तो दिस इज FCD. This is FD and this is FFG. अब देखो ये मेंबर्स कट चुके हैं. मैंने CD है लेकिन DC नहीं है, FD है लेकिन DF नहीं है क्योंकि वो दूसरा हिस्सा तो हमने हटा दिया. सिमिलरली FG है लेकिन GF नहीं है. Now this is a system of, if you look at this complete truss, this is a system of coplanar non-concurrent force system. So if it is a system of coplanar non-concurrent force system, what you do, you have three equations of static equilibrium. For a system of coplanar non-concurrent force system, you have three equations of static equilibrium. So let us employ the three equations of static equilibrium. So if you employ the three equations of static equilibrium, let us first write down sigma fx is equal to 0. So if you write down sigma fx is equal to 0 for this entire structure, you have minus 60
you have plus FFG plus FFD cos 60 plus FCD plus 60 is equal to 0. If you draw the write down the equations of static equilibrium for this coplanar non-concurrent force system, so this is the equation, this is equation number 1 is equal to 0. This is your equation number 1. Now if you write down sigma Fy is equal to 0, so you have 36 positive, you have this minus 40, and now the components, you have FFD, this is plus FFD sine 60. This FFG does not have a vertical component, FCD does not have a vertical component, and all other forces are defined, so this is equal to 0. Now third is, let us take moment about any point. So to take moment about any point, what are the feasible points? You can take moment about A, you can take moment about C, you can take moment about F. The advantage lies in taking moment about maximum number of unknowns. You can take moment about A also, C also, F also. In all the cases, you will still get the same answer. But the advantage lies that you select a point about which the moment maximum unknowns will be removed. So let us say we take moment about F. We take moment about F and equate it to 0. So if you take moment about F, FFG and FFD are removed. 40 Newton will not give you any moment. This 60 Newton horizontal direction, this also will not give you any moment. This is with respect to F, this is anti-clockwise. So you have 36 into 2 anti-clockwise. So this is minus, sorry, this is clockwise. With respect to this is clockwise. So this is plus. This 60 is plus 60 into the perpendicular distance for this will be 2 sine 60 plus FCD will give you a moment into 2 sine 60 is equal to 0. There is no other component. So you have, this is equation number 2, this is equation number 3. Solve equation number 3, you will get CD. Solve equation number 2, you will get FFD. Put these values in Fx, you will get the value of the third component FFG. So these three equations will give you the forces in all these three members. Now if you would have chosen to take moment about A, let us say that हमने तो अपनी सहूलियत के लिए F के अबाउट ले लिया, तो हमारे सारे अननोन्स खत्म हो गए. अगर हम मोमेंट अबाउट ए लेते तो इक्वेशन क्या होता? इफ यू टेक मोमेंट अबाउट ए, क्योंकि देखो सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई पे तो कोई चेंज नहीं होगा. लेट अस टेक मोमेंट अबाउट ए एंड इक्वल टू 0. ए पे करोगे तो ये 60 36 खत्म. FFG will not produce any moment. 40 will produce a moment. 40 into 2 clockwise. FFD क्या है? इसके दो कंपोनेंट होंगे. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोमेंट नहीं देगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट विल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो दिस इज माइनस FFD into 2. Now this 60, this is plus 60 into 2 sine 60 plus FCD into 2 sine 60 is equal to 0. So if you look here, here you will have now two unknowns in the same equation. Ultimately, you are generating three equations and solving to find out the three unknowns. So you can take, you need not write this fx and fy also. Take moment about three possible points, A, F, C. तीनों के about moment ले लो, तीन moment equation लिखो, तब भी जो आपका values आएंगी वो भी वही होंगी जो इससे निकलेंगे. इसी वजह से मेथड ऑफ सेक्शंस is also called as method of moments.
The easier way of doing it is write down two force equations and take the moment once. क्योंकि अमूमन देखा गया है कि मोमेंट इक्वेशन लिखना सबसे टीडियस टास्क है या फिर सबसे ज़्यादा दिमाग उसी में यूज होता है, ठीक है। सो इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि आप एफ एक्स एफ वाई भी लिखिए और उसके बाद मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, बट you can take moment, you need not write fx and fy, you can take three moment equations and solve and find out the forces in all the three members. Now you may also have a question कि सर ये AC AF FC हमको दिख तो रहे थे, ये कंसिडरेशन में क्यों नहीं आए? ये कंसिडरेशन में क्यों नहीं आए? क्योंकि AC आपको दिख रहा है तो CA भी दिख रहा है, so AC is balanced by CA, AF is balanced by FA, FC is balanced by CF, but CD is not balanced by DC because DC is no more a part of the truss. FD is not balanced by DF because DF is also not a part of the truss, whereas FG is not balanced by GF because GF is also not a part of the truss. बाकी जो members आपको नहीं दिख रहे हैं, obviously they do not form a part of the truss, so they do not influence the solution of the problem. So one half I have done it for you, other half it is expected that you try to solve it, and you should be getting the same values as we have determined here. So in moment about A, what you need to understand that I have missed out on sin 60. FFD is the horizontal component, it lies on FFG. So you need not mention it because it lies on the line of action. So there will not be any moment. Whereas the vertical component is FFD into sin 60. So this is your vertical component. That will be multiplied by 2 and which will help you in determination of moment. So you have these three equations, you have three unknowns, you can solve and find out. And this is all about problems in method of sections. Now it is not that you have only one problem, but generally in method of sections you have large size trusses in which you need to determine the forces in specific members. So these are used for finding out forces in specific members. Whereas if you need to find out the forces in all the members, the best advisable method is go by method of joints because that is relatively easier. The advantage here is without knowing the forces in AC, AF or FC, you have calculated the forces in CD, FD and FG. So you need not go for three joints to determine these three members. It is a single line equation. You can simply write it, use equations of static equilibrium for coplanar non-concurrent forces, and then determine whatever the unknowns are.